हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सेट नंबर 5 और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारी क्लासेस जितनी भी वीडियोस वगैरह होती हैं सभी डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती है हमारे क्लासेस की, क्या क्या क्लासेस हमारे चैनल के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, और इन सबके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आप हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो मेरे पेड कोर्सेज हैं आपको मिलेंगे मात्र 499 रुपए में। आपको बस एक कोड लगाना है VIP 499। 499 रुपए में जो मेरे बेस्ट कोर्सेज हैं वो आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिल जाएंगे इस कोड को लगा के। और ये कोर्सेज हैं हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स और जीएस कोर्स। 10,000 एमसीक्यू कोर्स में हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यूपीपीसीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर करवाए थे वो भी किए हैं, इस साल भी मैं करवाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी। जीएस कोर्स हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बेसिक टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वो यहाँ पे हमने समझा है। और इन कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको करना क्या है, स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल एंड में जाना, एंड में आपको नजर आएगा डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। जैसे आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा तो ये कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। अगेन कोड लगाना VIP 499, तो ये कोड लगा के आपको 499 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के लिए मेरा कोर्स आपको मिल जाएगा। बस अच्छे तरीके से पढ़ें, तैयारी करें, बस लग जाओ अपनी तैयारी में, ठीक है, और बढ़ो आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए जी हमारे स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। In which of the following place Akbar was enthroned on getting the information of Humayun's death? सीधी सी बात यह है कि अकबर जब गद्दी के ऊपर बैठा था, मतलब जब उसको सिंहासन मिला था और उसको पता लगा था कि उसके पिता की डेथ हो जाती है, किसकी, हुमायूं की डेथ हो जाती है, तो वो उसको कहां पे पता चलता है? यस, शाबाश, बताइए बताइए बताइए। जलवा वही करना है, फटाफट आंसर देने हैं, वही चीज वापस लेके आओ। अगर आप नए हो तो कोई बात नहीं, आप में वो चीज डेवलप हो जाएगी। फटाफट आंसर, फटाफट आंसर। यस, तो आंसर है इसका दैट इज कलानौर। तो यहां पे ही इनको पता लगा था कि जो हुमायूं है, हुमायूं यानी कि इनके पिता, इनकी डेथ हो जाती है। हुमायूं जो है दीन पना, आपको याद होगा दीन पना का शहर बनाया था अकबर ने, सॉरी हुमायूं ने, कहां पे, दिल्ली में। और यहां पे लाइब्रेरी भी बनाई थी। दीन पना की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से जो है वो गिर के मरा था। कौन? हुमायूं, अकबर का पिता। अकबर के बारे में हम एक चीज पढ़ सकते हैं, अकबर के टाइम पे जो है नवरत्न रहते थे, 9 हीरे, नवरत्न, 9 जेम्स। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है अबुल फजल। अबुल फजल याद रख लेना। अबुल फजल ने आईने अकबरी, अकबर के ऊपर बायोग्राफी और अकबरनामा, ये 2 पुस्तकें जो हैं इसने लिखी हैं। किसने लिखी हैं? अबुल फजल ने, जो नवरत्न में आता है। किसके नवरत्न में आता है? अकबर के। हुमायूं के बारे में हम एक और चीज बात करना चाहेंगे। हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखी गई है। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। ये गुलबदन बेगम कौन है? ये हुमायूं की सिस्टर है, उन्होंने लिखा था। हुमायूं का टॉम कहां पे है? हुमायूं का टॉम जो है वो है दिल्ली में। क्लियर? और इसे हम क्या कहते हैं? ताज ऑफ, नहीं, नॉट ताज ऑफ डेक्कन, इट्स प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, दैट मींस ताजमहल से बनने से पहले ताजमहल जैसा। अगर आप हुमायूं टॉम जाएंगे, कभी देखा होगा या कभी पिक्चर देखी होगी, तो वो ताजमहल जैसा आपको नजर आएगा। पॉइंट समझ आया? और वो प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल आपको नजर आएगा, एंड दैट इज द हुमायूं टॉम। और ये किसने बनवाया था? हुमायूं टॉम किसने बनवाया था? दैट इज हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने, इनकी वाइफ ने इनको जो है हुमायूं टॉम को बनवाया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाजी बेगम। क्लियर? सो ये याद रखना है आपको। बाकी कुछ और पॉइंट मैं बता दूं आप लोगों को। काबुल में किसका मकबरा है? काबुल में मकबरा है बाबर का। पहले इनको दफनाया गया था बाबर को आगरा में, फिर इनकी बॉडी निकाल के कहां पे लेके गए? काबुल। लाहौर में किसका है? दैट इज जहांगीर का। और अकबर का कहां पे है? सिकंदरा नियर आगरा। सिकंदरा नियर आगरा। सो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द कलानौर, अकबर।
सो ये थोड़े से वर्ड्स छोटे हैं, फॉन्ट छोटा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो देख लेते हैं इस चीज में। ये कुछ लिस्ट है आपके सब्जेक्ट्स के बारे में और ये कुछ पार्ट्स हैं, तो आपको बताना है ये चीजें यहां पे कहां पे लिखी गई हैं। अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जी। मैं आपको बार बार बात कर चुका हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेगी ये क्लास। सो डोंट वरी कि आप जस्ट क्लास के ऊपर फोकस कीजिए, पढ़ने के ऊपर फोकस कीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है। सो आपको इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप किसी मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन द क्लास। चलिए जी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि टाइटल आप अपने नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते, तो दिस इज इन द आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में कहां पे है वो? फंडामेंटल राइट में, तो ये बनेगा तीसरा ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत बनाना आर्टिकल नंबर 40 में लिखा गया है, एंड दिस इज इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा और पहला। एजुकेशन बच्चे को देना, 6 से 14 साल के बच्चे को प्रोवाइड करना, ये कहां पे लिखा गया है? फंडामेंटल ड्यूटी है इनकी, 51A में लिखा गया है आपका। सो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये बनेगा 4, यानी कि 3 1 4। इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन एंड टेरिटरीज के अंतर्गत लिखा गया है, ये बनेगा 2। सो आंसर क्या बनेगा आपका? 3 1 4 2, तो ये बनेगा आपका बी ऑप्शन, 3 1 4 2 इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? 3 1 4 2 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। बहुत बढ़िया जी, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संथल रिवोल्ट जो है आपका हुआ था 1855 1856 के अंतर्गत, तो ये किसने स्टार्ट किया था? जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट था संथल रिवोल्ट, और ये झारखंड में हुआ है, झारखंड में देखने को आपको मिला था संथाल रिवोल्ट 1855 1856 के अंतर्गत। यस, तो अब बात कीजिए यहां पे इस चीज को किसने स्टार्ट किया था? एनीवन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश जी। तो ये जो स्टार्ट किया था सिद्धू कान्हू, इन्होंने भी स्टार्ट किया था। चांद और जो है भैरव, इन दो ये भी लोग इन्वॉल्व थे, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जमींदारी प्रथा, अगर आपको याद होगा, जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को हम और क्या कहते हैं? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कहा जाता है, यानी कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। 1793 में इसको स्टार्ट किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और किसकी रिकमेंडेशन से स्टार्ट किया गया था? जॉन शोर की रिकमेंडेशन से स्टार्ट किया गया था। अब इस चीज के अंतर्गत बोला क्या गया था? इस चीज के अंतर्गत ये बोला गया था कि आप लोगों ने, मतलब जमींदारों को इकट्ठा कर दिया है, जमींदारों को अपॉइंट कर दिया है, जमींदार टैक्स इकट्ठा करके देंगे, अंग्रेजों को टैक्स इकट्ठा करके देंगे। और इस चीज में झारखंड में भी इस तरीके की बातें चल रही थी, उसके अगेंस्ट ये इन्होंने रिवोल्ट किया था, दैट वाज संथाल रिवोल्ट, एंड दैट इज बाय द सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आंसर नंबर सी। तो इस तरीके से बात करी गई थी आपके संथाल रिवोल्ट के अंतर्गत, झारखंड के अंतर्गत। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर बताइए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? जो खेती में हेल्प करेंगे आपको और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, तो उसी चीज के लिए जो है बायो फर्टिलाइजर्स हैं। तो इनमें से ऑप्शन बताना है कि वो कौन से बायो फर्टिलाइजर्स देखने को आपको मिलते हैं। यस बताइए आप लोग जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सो ये राइजोबियम, राइजोबियम जो होता है, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं आपके, लेगुमिनस प्लांट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं, उसमें आपके हैं। एजोला एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये यूज किए जाते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर नंबर क्या बनेगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, आंसर नंबर डी।
राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, phosphate solubilizing microbes. So all these are the biofertilizers. Biofertilizers हमेशा फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे. सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है खेती आगे अच्छी होगी और सब चीजें अच्छी चलती चली जाएंगी और आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. चलिए जी अगला आंसर बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड डेटा बुक कंटेन्स द डेटा ऑफ. जो रेड डेटा बुक है आपका वो किस चीज के बारे में हमें बताता है? जो रेड डेटा बुक होता है, पहली बात तो IUCN द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को हमें मिलते हैं. ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं. अब इसके अंतर्गत उन चीजों के बारे में बात करी जाती है जो कि लुप्त प्राय हैं, इंडेंजर्ड हैं, थ्रेटन्ड हैं, जिनको खत्म हो, जो आने वाले टाइम में खत्म हो सकती हैं. जहां हो सकता है कि वो नजदीक हैं खत्म होने में, जहां हो सकता है कि अभी टाइम लगेगा इनको खत्म होने में, जो भी सब चीजें इस तरीके से देखने को मिलेंगी. सो रेड डेटा बुक कंटेन्स द डेटा ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज. तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. और ये किसके बारे में? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन. आंसर नंबर बी, रेड लिस्ट IUCN. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खानका क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खानका? यस जी, खानका का वर्ड का मतलब क्या होता है जी? खानका वर्ड का मतलब क्या होता है? यस, फटाफट आंसर दीजिए. तुम लोग ढीले कैसे पड़ गए आंसर देने में हैं? चलिए जी, ये खानका वर्ड का मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खानका? जी, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना लॉज बने होते हैं, जैसे नाइट शेल्टर्स बने होते हैं, रैन बसेरा जिसे हम कहते हैं. तो ऐसे ही सूफी संत के जैसे कोई ट्रैवलर्स होते हैं, लॉज बने होते हैं और वहां पे सूफी संत वगैरह हों और उनके साथ प्रॉपर तरीके से जो डिस्कशन होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं? खानका वर्ड का मतलब यूज किया जाता है. पॉइंट समझ आया? सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज द इस्लाम एंड द मिस्टिक थिंकिंग वाज टॉट बाय द सूफी संत. अगर वहां पे उनके ट्रैवलर्स जो आपके रेस्ट हाउस होते हैं, वहां पे डिस्कशन होती है सूफी संत के साथ, तो उनको हम क्या कहते हैं? खानका वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाता है. तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? वन इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर वन. सो हियर इज द खानका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आता है. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में. पटाखों में जो ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है, वो किस चीज के कारण होता है? द ग्रीन कलर ऑफ द फायरवर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ग्रीन कलर किसके कारण होता है पटाखों में? फटाफट बताइए इसका आंसर. सो दिस इज ड्यू टू द बेरियम. बेरियम के कारण देखने को हमें मिलता है. तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. लेकिन यहां पे स्ट्रोंशियम लिखा हुआ है. स्ट्रोंशियम रेड कलर, जो पटाखों में रेड कलर होता है, वो स्ट्रोंशियम के कारण देखने को हमें मिलता है. पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को जी? क्लियर करें आगे. तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर बी. अच्छा, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं. सो बेरियम जो है ना, बेरियम, अगर आपने सुना होगा एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी सुना होगा आप लोगों ने. एंडोस्कोपी क्या होता है कि एक पाइप होती है जिसमें वो लगा के अपने माउथ में लगा के आपकी इंटरनल जो चेक मतलब बॉडी जो होती है इंटरनल, वो चेक करी जाती है प्रॉपर तरीके से कि हाँ आपके ऑर्गन वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, या सही है या किसी भी तरीके से. क्लियर? सो जो एंडोस्कोपी जो होती है, उससे पहले एक मेडिसिन दी जाती है एंड दैट मेडिसिन इज बेरियम सल्फेट. दैट मेडिसिन इज बेरियम सल्फेट. बेरियम एज ए मील दिया जाता है. तो ये याद रखना, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. बाकी ये कलर देखिए जी, येलो कलर जो आता है वो सोडियम के कारण आता है, पोटाशियम के कारण ब्लू कलर आता है, डार्क ब्लू आता है, बेरियम के कारण ग्रीन आता है, स्ट्रोंशियम के कारण रेड आता है, और ये जो कैल्शियम है आपका, कैल्शियम के कारण दस बताओ कौन सा कलर है ये? देखो तुम्हारी प्रेजेंस देखूंगा क्या है ये लास्ट वाला कलर कौन सा है बताओगे? जी, थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर. यस, कैल्शियम के कारण आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन और एक रीजन का क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड चीजें हैं। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है या गलत है, क्या है? पहला पॉइंट है, असर्शन क्या कहता है, इंडिया इज ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सही है, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। इंडिया सॉवरन है, संप्रभुता, यानी कि हम आजाद हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सोसाइटी के ऊपर बात करता है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, कंट्री का कोई भी धर्म नहीं है, और कंट्री जो है वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन कंट्री का कोई धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक, हमारे डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट जो होती है लोगों द्वारा चुनी जाती है। रिपब्लिक, हमारे देश का जो हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि इलेक्टेड हेड है। तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। और रीजन क्या कहता है इसका, रीजन क्या कहता है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पॉइंट कहां से आ गया? ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा 3 वर्ड हमने ऐड किए थे। वो 3 वर्ड क्या थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने ऐड किए थे। क्या, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट का मतलब समाज के लिए काम करना, सेकुलर का मतलब हमारे देश में सभी धर्मों की रिस्पेक्ट है, किसी भी कंट्री को किसी भी जो है धर्म को हम नहीं मानते, कंट्री नहीं मानती। और इंटीग्रिटी, अखंडता, यानी कि भाईचारा और यूनिटी वगैरह बना के हमारा रखना मेन उद्देश्य है। तो मतलब सेकंड पॉइंट आपका गलत है और असर्शन आपका सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर द सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, ये वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हमने आंसर सही बोला, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये वर्ड हमने चेंज किए थे। मतलब ये वर्ड चेंज करने का मतलब क्या है कि इसमें हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड डाले थे। ये बिल्कुल पॉइंट सही है, ये बिल्कुल पॉइंट सही है, मतलब ये गलत है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। मतलब दोनों ऑप्शन में कहना क्या चाहता है, पहला पॉइंट वो कहता है कि सोशलिस्ट, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा वर्ड क्या कहता है कि 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत हमने सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अमेंड किया था, यह भी सही है, क्योंकि इन के बीच में 3 वर्ड ऐड किए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। मतलब क्या हो गया कि आंसर आपका ए सही है, असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही है, क्योंकि अमेंडमेंट प्रियम्बल में एक ही हुई है, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जी। अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, हमेशा एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट। जो है वकाटका डायनेस्टी के अंदर जो फाउंडर का नाम आपको बताना है, वकाटका डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आप बताइए कि कौन सा है। यस, बता सकते हैं आप लोग जी। जी, मैं काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि ये क्लास मेरे लिए है या नहीं है। ये सभी एग्जाम्स के लिए क्लास है, सो यहां पे रुको और अपनी क्लास को पढ़ो, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए जी, वकाटका डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? हमेशा यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी रिसेंट अगर मैं बात करता हूं कि अभी एक पेपर हुआ था, बीपीएससी का पेपर हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था, और इससे पहले एक एग्जाम हुआ था, मेरे दिमाग में नहीं है कौन सा, स्टेट पीसीएस का एग्जाम था, तो उसके अंदर भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम वकाटका डायनेस्टी के फाउंडर, इसमें यही क्वेश्चन आता है हमेशा। पॉइंट समझ आया? दैट इज अ विंध्या शक्ति। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विंध्या शक्ति इज द करेक्ट आंसर। हमेशा यही क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है वकाटका डायनेस्टी से। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, वकाटका डायनेस्टी का जो लिंक है वो अजंता केव्स के साथ भी देखने को हमें मिलता है। अजंता केव्स जो हैं, गुफाएं जो हैं, ये कहां पे हैं? दैट इज इन द महाराष्ट्र में। और अजंता केव्स में किसके बारे में वर्णन किया गया है? जातक टेल्स हैं यहां पे। जातक टेल्स का मतलब क्या होता है? दैट इज
प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, यानी कि पुराने जन्मों के बारे में लिखा गया है, बुद्ध भगवान के पुराने जन्मों के बारे में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और अजंता केव्स सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं और 29 केव्स देखने को हमें मिलती हैं ये। और अगर यहां पे पुराने जन्मों की बात तो यहां पे कर दी, लेकिन अगर यहां पे क्वेश्चन आ जाता फ्यूचर बुद्ध के बारे में कि हां आने वाले बुद्ध कौन है, तो आपका आंसर बनेगा मैत्रेय। सो मैत्रेय जो है ये आपके फ्यूचर बुद्ध होंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, फ्यूचर बुद्ध। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। सो ये हियर इज अ वाकाटका डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कुछ आर्टिकल्स के बारे में लिखा गया है, इन आर्टिकल्स को आपको टिक करना है कि इसका आंसर क्या क्या बनेगा जी, फटाफट बताइए। सो आर्टिकल नंबर 243 से लिंक करता है, तो 243 ए से लेके ओ तक जो आर्टिकल्स हैं ये किसके बारे में बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं सारे के सारे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा पंचायत के अंदर एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है आपकी पंचायत, ये हमने डिस्कस किया हुआ है 92 एक्ट के अंतर्गत। लेकिन ईयर पूछ लिया, अगर वहां पे ईयर पूछ लेता है तो आपका आंसर होगा 1993। नाउ द क्वेश्चन इज ए बी डी के जो ऑप्शन है, तो इसमें बताइए कि कौन कौन सी जो आपके आर्टिकल्स हैं वो जुड़ते हैं। यस सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज मुझे क्लास लेने में इतना मजा आ रहा है, चाहे आप बच्चे बहुत कम बैठे हैं लेकिन कोई फालतू की बात करने वाला नहीं बैठा, कोई किसी को लव शब्द प्यार यार ये वो सब चीजें नहीं कर रहा, तो वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है कि बहुत सीरियस स्टूडेंट बैठे हैं और सीरियस स्टूडेंट को पढ़ाने का मजा अलग ही है, क्योंकि आप भी पूरा योगदान दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में सबके आंसर आ रहे हैं, वो कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी, कोई बात नहीं, गलती करना है यहां पे आपको गलती करना है, पॉइंट समझ आया। और दूसरी बात यहां पे ये है कि जितनी आप यहां पे गलती कर सकते हो कर लो, क्योंकि हमें जब मैं आपको पढ़ा दूंगा जो सिखा दूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, दैट्स इट, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है चलिए जी अब देखिए जी क्वेश्चन यहां पे क्या बनता है जी। सो आर्टिकल 243 ए क्या कहता है, ये ग्राम सभा के बारे में बात करता है। और ग्राम सभा क्या होती है, व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा वो होती है जिसमें 18 और 18 प्लस वाले लोग होंगे, वो ग्राम सभा का पार्ट बनते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा 3, क्लियर। उसके बाद बनता है 243 डी। 243 डी के बारे में हम बात करते हैं, यहां पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात आती है, तो ये बनेगा 4th ऑप्शन। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में जितने भी रिजर्व होंगी उसमें 1/3 सीटें, 1/3 सीटें जो रिजर्व होंगी वो लड़कियों के लिए रिजर्व करी जाएंगी। यहां पे पॉइंट क्लियर हो गया। और यहां पे ठीक है SC ST की सीटें भी रिजर्व होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि उसमें से 1/3 सीटें जो हैं किसके लिए रिजर्व होंगी, दैट इज द लड़कियों के लिए रिजर्व होंगी, क्लियर। ये बनेगा 4th ऑप्शन। सो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, मतलब ए या सी में ऑप्शन सही बनेगा। 243 बी क्या कहता है, 243 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में, तो ये बनेगा 2 ऑप्शन, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत का मतलब क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि पंचायत के अंदर पंचायत विलेज पंचायत की बात होगी, ब्लॉक समिति की बात होगी, जिला परिषद की बात होगी, तो ये पंचायत के रूल्स हैं। मतलब ये छोटे लेवल पे विलेज पंचायत, थोड़े से बड़े लेवल पे ब्लॉक समिति, उससे बड़े लेवल पे जिला परिषद, ये सब बातें आती हैं यहां पे। तो ये कहां पे बनेगा 243 भी, मतलब 2 ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में यहां पे बात होगी। 243 के की बात करते हैं तो यहां पे बात होगी इलेक्शन की, तो बनेगा 1। सो इसका आंसर बनेगा 3rd ऑप्शन, क्लियर हो गया। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, पंचायत के इलेक्शन करवाता कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है यहां पे इलेक्शंस करवाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन, 3 4 2 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यही बातें आपकी आर्टिकल्स में आती हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। यस क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नहीं विंध्या शक्ति नहीं आएगा, रिगार्डिंग द बाराबर केव्स, ये शायद थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया यहां पे। बाराबर केव्स के बारे में इनमें से जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो कौन सी गलत है, कौन सी गलत है यहां पे स्टेटमेंट। यस शाबाश। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, पढ़ लो, बस मैं आपको ये कहूंगा कि पढ़ लो। आपको आने वाले का, आपका जो आने वाला एग्जाम है ना, चाहे छोटा लेवल है बड़ा लेवल है, जब आपको दिखेंगे ना क्वेश्चन इस तरीके के, तो उस टाइम पे विपिन सर याद आते हैं, तो पढ़ लो।
मैं हमेशा कहता होता हूं आप लोगों को कि चुपचाप पढ़ते चले जाओ, ठीक है। लास्ट ईयर के एग्जाम उठाना, किसी भी जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जो सर ने आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन करा दिए उसमें से तो 10-15 तो इजीली आराम से मिल जाएंगे। हालांकि मुझे पता भी नहीं होगा कि आप किस एग्जाम को उठा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर देखिए जी, बाराबर केव्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट मानी जाती है। चलिए जी, नंबर 1, अशोका's आर्टिकल आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द इक्विवेलेंट माउंटेन केव्स। बिल्कुल, अशोका के जितने भी आर्टिकल्स हैं, अभिलेख हैं, यहां पे लिखा गया है। दूसरा बात है, दीज केव्स वर डोनेटेड बाय द अशोका टू द सेजेस ऑफ द जैन सेक्ट। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। पहली बात तो अशोका ने गिफ्ट नहीं करी थी, ये गिफ्ट करी किसने थी, दैट इज द दशरथ ने करी थी। दशरथ कौन है, दशरथ है अशोका, अशोक का क्या है, ग्रैंडसन यानी कि पोता। पॉइंट क्लियर। दूसरा, ये जैन धर्म के लोगों को दी गई थी, नहीं, ये दी गई थी आजीविका सेक्ट को, आजीविका सेक्ट को दी गई थी। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। दूसरा, दीज केव्स आर लोकेटेड इन द जहांबाद, बिहार में। यस, बिहार में 4 केव्स देखने को आपको मिलती हैं, 4 केव्स हैं ये जी, 4 केव्स हैं ये। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या बनेगा, आपका इनकरेक्ट बन जाता है। फॉल्स पूछा था, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। चलिए अगला बताइए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, क्या है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, क्या है, ट्रू पूछ रहा है कि कौन सी कथन सही है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर चलते हैं नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, द गवर्नर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो राज्यपाल है वो स्टेट का हिस्सा नहीं है, यानी कि स्टेट की विधानपालिका का हिस्सा नहीं है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पे नॉट लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि गवर्नर की जो सिक्योरिटी है वो कितने साल के लिए चुना जाएगा, ये आपकी सिक्योरिटी नहीं है उसके पास। क्यों नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक जो है ये अपनी सीट के ऊपर बैठा रहेगा। क्लियर। द गवर्नर में बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। यस, गवर्नर को कभी भी रिमूव कर दिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति करेंगे। जब राष्ट्रपति की सहमति से वो गद्दी के ऊपर बैठा है तो राष्ट्रपति की सहमति से ही वो गद्दी से हटेगा, ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड अपॉन विच ए गवर्नर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो संविधान है उसमें गवर्नर को हटाने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, यह भी बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जिस तरीके से मर्जी उसको हटा दे, लेकिन इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया। तो मतलब स्टेटमेंट गलत कौन सा है, पहला, और स्टेटमेंट सही कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 2, 3, 4 इज द करेक्ट वन, 2, 3, 4। चलिए जी अगला आंसर बताइए। कलर ले लें कुछ और, यस कुछ कलर ले लेते हैं, बीच बीच में कलर चेंज करेंगे। अगला कथन बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट माना जाता है, यस बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है, शाबाश बताइए बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा है। क्या हो गया, बस हो गया है, यहीं पे कर दे बंद। बस इतना सा वो था कि हाँ भाई हम इतना ही हम पढ़ सकते हैं, रखवा बोलते तो आप मैसेज में ये हो कि सर मैराथन क्लास चाहिए है, और करते हो तुम इस तरीके के काम हो कि सर बस करो, सर हो गया। अभी तो रात बाकी है, अभी तो बहुत सारी चीजें और भी करनी है, अभी तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं हुए। ए पर्सन ऑफ द एज ऑफ 30 years कैन बिकम द गवर्नर, गलत, क्योंकि गवर्नर बनने के लिए 30 नहीं 35 एज की आपको जरूरत होती है। पॉइंट क्लियर हो गया, पहला ऑप्शन गलत। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही है। गवर्नर जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे सीट के ऊपर बैठा रहेगा, गवर्नर अपना रेजिग्नेशन देगा राष्ट्रपति को, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि 35 एज जो होती है वो आपको किस किस चीज के लिए चाहिए होती है, कौन कौन सी इलेक्शन लड़ने के लिए,
राष्ट्रपति की बात हो, उपराष्ट्रपति की बात हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये तीनों के लिए आपको 35 एज की जरूरत होती है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1 जी। अच्छा, दुर्गा पूजा है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री बट हैज ए मॉनसूनल क्लाइमेट। इंडिया जो है आपकी एक ट्रॉपिकल कंट्री है लेकिन मॉनसूनल क्लाइमेट देखने को आपको मिलता है, इसका रीजन क्या होता है? यस, बता सकते हैं आप लोग। मॉनसूनल क्लाइमेट है और ट्रॉपिकल कंट्री है, और मॉनसून का मतलब यहां पे क्या होता है? पहली बात तो जो मॉनसून है हमारे, उसमें मॉनसून की अगर मैं बात करता हूं तो मॉनसून जो है हमारी सीजनल डिस्टर्बेंसेस होती है, जाने के जो सीजन होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग जो हवाएं चलती हैं, डिस्टर्बेंस होती हैं। सो हवाएं जो हैं ये एक सीजनल हवाएं होती हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है फिर भी मॉनसून टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिमालयस जो होते हैं हमारे, वो बैरियर इफेक्ट शो करते हैं। हिमालयस टॉप के ऊपर है, जैसे ही हमारी जो मॉनसून है वो ऊपर की तरफ जाती है, चाहे साउथ वेस्ट की बात करो, नॉर्थ ईस्ट तो चलो नीचे की तरफ आती है, या किसी भी टाइप की बात हो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात हो, जहां आपकी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया, चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात हो, तो उसमें प्रॉपर तरीके से क्या करती है, जो मॉनसून ये हिमालयस होते हैं वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। जब बैरियर बनेगा तो ऑब्वियसली बात है हमेशा हवा जब भी किसी बैरियर से टकराएगी तो बारिश करती है। तो इस केस में जो हिमालयस हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? आपका बैरियर इफेक्ट शो करते हैं। हिमालयस की अगर मैं बात करता हूं, हिमालयस जो है हमारी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन देखने को हमें मिलती है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। क्लियर हो गया आप लोगों को? नंबर 1। दूसरी बात यह है, हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट देखने को हमें मिलता है, माउंट एवरेस्ट। क्लियर? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8.6 मीटर देखने को मिलती है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो हिमालयस जो हैं आपका बैरियर इफेक्ट शो करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब है मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो इस वर्ड का मतलब ये होता है, मैं हमेशा इस वर्ड को इस तरीके से सॉल्व करता हूं कि इन्फ्लेशन की एक स्टेज पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा? इन्फ्लेशन, मैं बोलने के तरीके से बता रहा हूं आपको। स्टैग का मतलब हो गया स्टेज, मतलब एक इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज के प्राइस जो है आपके बढ़ते रहते हैं। क्लियर? प्राइस बढ़ते रहते हैं और एक ऐसे पॉइंट के ऊपर प्राइस बढ़ जाते हैं कि जहां पे कि प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी और साथ के साथ जो लोगों को काम मिलता था वो भी खत्म हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेशन भी बढ़ती चली गई, नंबर 1, 2 अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो हायर इन्फ्लेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो दैट मींस persistent high inflation combined with the high unemployment। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या बनेगा आपका? 1 इज द करेक्ट वन। यस, क्लियर? चलिए जी। सो इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, इस केस में आपका राइजिंग इन्फ्लेशन भी होगा, इस केस में जीडीपी भी आपकी जो है कम होने लग जाएगी। जीडीपी आपकी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अर्निंग आपकी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो इस केस में स्टैगफ्लेशन देखने को आपको मिलेगा। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फतवा ए आलमगीरी, ये जो है ये कौन से किंग की जो है बायोग्राफी है, जहां मुस्लिम लॉज के बारे में बात करता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है इनमें से? सो फतवा ए आलमगीरी जो लिखी गई है वो औरंगजेब द्वारा लिखी गई है। औरंगजेब जो है आपका, ये इसका एक टाइटल है जिसका नाम है आलमगीर। आलमगीर इसका टाइटल है। ये आलमगीर का मतलब होता है विश्व को जीतने वाला, द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? क्योंकि इसने अपने भाइयों को हराया था बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूहगढ़ में। बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूहगढ़ में इसने हराया था 1658 में।
1658 में इन्होंने अपने भाइयों को हराया था और टाइटल लिया था आलमगीर का। उसी के ऊपर फतवाए आलमगीरी जो है लिखी गई है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और हिंदू मनसबदार, जो हिंदू मनसबदार हैं, सबसे ज्यादा किसके टाइम पे काम कर रहे हैं? औरंगजेब के टाइम पे काम कर रहे हैं। नादिर शाह के बारे में बात करूं, 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुई थी। तो वो बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह रंगीला, उस टाइम पे जो है मोहम्मद शाह रंगीला आपके मुगल एम्परर थे। यहां से नादिर शाह हमारे भारत देश से क्या लेके चला गया था? पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन उठा के लेके चला गया था और लूटपाट करके चला गया था। ये पीकॉक थ्रोन क्या है? ये मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां द्वारा बनाया गया था। वो उठा के लेके चला गया था इंडिया से। टीपू सुल्तान की अगर मैं बात करता हूं, टीपू सुल्तान जो है जैकोबियन क्लब का मेंबर है। जैकोबियन क्लब जो है ये एक फ्रेंच क्लब है आपका। जैकोबियन क्लब जो है एक फ्रेंच क्लब है, इसका मेंबर है और इसने अपना ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया हुआ था, उदारता का पेड़। ये कहां पे? श्रीरंगापट्टनम में। श्रीरंगापट्टनम में। और श्रीरंगापट्टनम जो है इसकी कैपिटल थी टिप्पू सुल्तान की। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, इन्होंने फतूहत ए फिरोज शाही नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, पहला पॉइंट। दूसरी बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक जो है गुलाम रखने का बड़ा शौकीन था, गुलाम रखता था और इसने बनाया था दीवाने बंदगन। दीवाने बंदगन, क्लियर। बंदगन जाने के डिपार्टमेंट फॉर द स्लेव्स, गुलामों का डिपार्टमेंट बनाया गया था यहां पे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी, औरंगजेब हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है तुम्हें? जब बस वही, बस जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे पीछे लिखी जा रहे हो। चलिए क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके मंत्री परिषद होता है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल नंबर 75 द्वारा। आर्टिकल नंबर 75 द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 79 किसके बारे में बात करता है? पार्लियामेंट के बारे में हमारे बात करता है। आर्टिकल 70 बात करता है जब भी राष्ट्रपति कुछ इमरजेंसी में, कॉन्टीजेंसी में कोई भी फंक्शन रोल प्ले करता है उसके बारे में बात करता है। 85 में प्रोरोगेशन, जाने के सेशन को रोक देना, रेजोल्यूशन, आपके हाउस को डिसॉल्व कर देना, इन सब के बारे में 85 में लिखा गया है यहां पे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 75। चलिए अगला आंसर बताओ। अमंग द फॉलोइंग विच इज रिलेटेड टू द ब्लू रेवोल्यूशन, जाने के आपकी नीली क्रांति किसके साथ संबंधित है? सो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द, मैं हमेशा इसको एक याद करता हूं, याद कराने के तरीका है, ब्लू है पानी पानी, तो डेट मीन सॉन्ग भी है। ब्लू इज रिलेटेड विद द पानी, पानी के अंदर रहती क्या है? फिश, मछली रहती है, तो मछली के साथ संबंधित है। और फिश की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मतलब जहां पे पालते हैं फिश को, उसे क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहा जाता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। सीरीकल्चर मतलब सिल्क के साथ संबंधित हो गया, सिल्क वॉर्म, और सिल्क ये हो गया, क्लियर। फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स के बारे में बात करता है। क्लियर हो गया सबको? आपको क्लियर? करें आगे? अगला बताओ। सत्यरथ प्रकाश नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? द बुक रिटन बाय, द बुक सत्यरथ प्रकाश इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? सो एक चीज आपको बताता हूं, ये नाम आ गया ना चिन्मयानंद, तो मेरे को दिमाग में ना एक बार एकदम से वो एक पोस्ट वायरल नहीं हुई थी, वो 2 अक्टूबर वाली की, वो कौन सी मूवी थी? दृश्यम। दृश्य में ये आते हैं ना स्वामी चिन्मयानंद, तो उस पे एकदम से स्ट्राइक कर गया दिमाग से। सत्यरथ प्रकाश किसने लिखी है? यस, सो दिस बुक रिटन बाय, किसने लिखी है? यहां पे इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा, इसका आंसर बनेगा सीई ऑप्शन, दैट इज
दिस बुक रिटन बाय द मूल शंकर जी। मूल शंकर, क्लियर। मूल शंकर जी कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखी गई है। और यहां पे 3 पुस्तकें लिखी थी उन्होंने, वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, सत्यारथ प्रकाश, सत्यारथ प्रकाश, ठीक है। सो ये पुस्तकें जो तीनों हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? ई इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद जी लिखा हुआ है। विवेकानंद टाइटल इनको दिया किसने था? अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने इनको टाइटल दिया था। और स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। रामाकृष्णा परमहंस जी की याद में जो है रामाकृष्णा मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था। और रामाकृष्णा मिशन स्टार्ट किया था, गुरु जी के नाम कौन सा है? रामाकृष्णा परमहंस। रामाकृष्णा परमहंस का ओरिजिनल नेम क्या है? गदोदर चट्टोपाध्याय, जो कि दक्षिणेश्वर टेम्पल है आपका, डेट इज इन द कलकत्ता में, वहां पे पुजारी थे। काली माता का मंदिर है, वहां पे पुजारी थे। तो आंसर नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सत्यरथ प्रकाश वाज रिटन बाय द स्वामी दयानंद जी। और स्वामी दयानंद जी के बारे में एक दो चीजें और बता देता हूं मैं। स्वामी दयानंद जी ने इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास का स्लोगन दिया था, और जो है स्वराज वर्ड वाज गिवन बाय, दैट इज दयानंद सरस्वती जी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बात किसने बोली थी? ये बात किसने बोली थी? दैट इज पॉवर्टी लाइन जो है 32 रुपए पर डे पर पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द रूरल एरियाज, 47 रुपीज पर डे पर पर्सन कंजम्पशन फॉर द अर्बन एरियाज इन इंडिया। सो इसमें पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया गया था। इसमें से वो कौन से पर्सन है जिन्होंने ये बात कही थी? यस बता सकते हैं आप लोग जी, ये किसने बात करी थी? बिल्कुल सही। सो दिस वाज गिवन बाय द, दैट इज प्रोफेसर सी रंगराजन कमेटी ने बोला था। सी रंगराजन कमेटी ने इसके बारे में बात करी थी। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही। पॉइंट क्लियर हो गया। और ये तेंदुलकर कमेटी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो यहां पे इन्होंने बोला था 27 रुपए गांव में कंजम्पशन और 33 रुपए आपके शहरों में, अर्बन एरियाज में। तो वो बोला था तेंदुलकर कमेटी ने। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, सी रंगराजन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला बताओ। आईएएस और आईपीएस ये सर्विसेज क्रिएट करी गई थी अंडर द पार्लियामेंट, क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल। सो ये सर्विसेज जो हैं आपकी क्या हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। ये ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस आती है, आईपीएस आता है, और एक पोस्ट है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विसेज आती हैं अंडर आर्टिकल 312 के अंतर्गत। आंसर नंबर बी, डी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी कोई भी नई सर्विस अगर बनेगी, फ्यूचर में कोई भी नई सर्विस अगर बनती है, तो उसके लिए जो बिल उठाया जाएगा वो हमेशा राज्यसभा से उठाया जाता है। जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी होती है तो क्रिएट तो आपकी पार्लियामेंट ही करती है, लेकिन उसका जो बिल उठता है वो हमेशा राज्यसभा से उठता है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल इंडिया सर्विसेज। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है आपके फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है कि कौन है। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है आपकी क्या है? फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है। ये कब बनी थी? 1917 में, 1917 में कलकत्ता सेशन में ये प्रेसिडेंट बनी थी। क्लियर? एनी बेसेंट आई कहां से हैं? आयरलैंड से आई हुई एक लेडी है जो कि इंडिया में आईएनसी को चेयरपर्सन करी थी। सुचित्रा कृपलानी जो है यूपी की जो है आपकी पहली सीएम बनी थी, फर्स्ट सीएम। क्लियर? ये याद रखना। और फर्स्ट फीमेल सीएम सरोजिनी नायडू, फर्स्ट यूपी की गवर्नर सरोजिनी नायडू, और पहली फर्स्ट इंडियन जो है आपकी आईएनसी की चेयरपर्सन वो सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 कानपुर सेशन में।
और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, सरोजिनी नायडू जी जो हैं इन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत कोकिला जिसे हम कहा जाता है। क्लियर, सो दैट्स इट। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हो गया, थक गए हो जी। इनमें से 8 कोर इंडस्ट्री जो जिसपे पूरा देश हमारा चलता है, जिसपे पूरी इंप्लॉयमेंट हमारी डिपेंड करती है, तो इसमें कौन से 8 सेक्टर इसमें से गिवन नहीं है? तो फटाफट बताइए कि कौन से 8 सेक्टर इनमें से 8 सेक्टर में कौन सी इसमें से गिवन नहीं है। सो कोल की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो है, कोल की अगर मैं बात करूं, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करता हूं ये भी है, 2 फर्टिलाइजर्स जो हैं, क्लियर, नेचुरल गैस है, 4 हो गए, 5वां इलेक्ट्रिसिटी है आपका, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी आती है और सीमेंट आते हैं। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड वन मोर इज देयर एंड दैट वाज द स्टील। तो 8 आपके ये कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं और केमिकल नहीं आता, यानी कि रसायन बिल्कुल भी नहीं आता। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। केमिकल इज द करेक्ट वन। और यहां पे ये 8 सेक्टर देख लीजिए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से शेयर की बात करी जाए तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का शेयर जो है सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलता है आउटपुट में। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को करवाया है, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आप लोगों को करवाया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे धरती के ऊपर कितना परसेंटेज जो है वो फ्रेश वाटर देखने को हमें मिलता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरे अर्थ की बात करते हैं तो पूरे अर्थ में 70% जो है आपका पानी है, और उसमें से सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर पानी है वो कितना है, 2.5% आपका फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, दैट इज 2.5%। क्लियर, सो फ्रेश वाटर जो है आपका 2.5% होता है और सॉल्ट वाटर है 97.5%। और फ्रेश वाटर में जो आता है ये आपका जैसे ग्लेशियर वगैरह से पिघल के आता है, ग्राउंड वाटर है, और बर्फ वगैरह जो पिघलती है उससे आता है आपका। तो फ्रेश वाटर इज दिस, तो 2.5% जो है आपका फ्रेश वाटर है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किसके साथ संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जो है ये बात करी गई थी। क्लियर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा ये बात करी गई थी। यस, एंड दिस इज रिलेटेड विद द, बिल्कुल सही, दिस इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन के साथ आपका बिल्कुल संबंधित करता है, जलवायु परिवर्तन के साथ, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल। और इसमें हमने अपनी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको आपको कम करना है, उसके बारे में यहां पे बात करी जाती है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज क्लाइमेट चेंज इज द राइट वन, क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से सबसे ज्यादा जो कैनाल्स बनाई हैं, जानने के नहरें बनाई हैं, वो किसने बनाई थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहरें सबसे ज्यादा किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। फिरोज शाह तुगलक मैंने आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है, वो याद कर लेना। इल्तुतमिश के बारे में बात करें, इनको हम स्लेव ऑफ द स्लेव कहते हैं, मतलब गुलाम का गुलाम। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन आगे गुलाम किसका था? मोहम्मद गोरी का। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, और इल्तुतमिश ने दिल्ली को आपकी कैपिटल बनाया था। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश के बारे में बात करें, 40सा ग्रुप इन्होंने बनाया था। 40सा ग्रुप में 40 लोगों का एक ग्रुप था जो कि आगे राजा को चुनता था। क्लियर, और इसने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था, और इन्होंने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। इक्ता सिस्टम का मतलब यह होता है कि अगर आप लोग जो है काम कर रहे हैं, हमारे दरबार में काम कर रहे हैं, तो आपको सैलरी जो होगी वो लैंड गिफ्ट हुआ करेगी, सैलरी की जगह के ऊपर लैंड गिफ्ट हुआ करेगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, बलबन की अगर मैं बात करता हूं, बलबन जो है इसने सिजदा सिस्टम और पैबो सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। सिजदा का मतलब यह होता है सलाम करके आना, दरबार में जब आओगे तो सलाम करके आओगे। पैबोस का मतलब क्या होता है? पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। क्लियर, आएंगे राजा के पहले पैरों को चूमेंगे, तो अपने आप को ये भगवान कह रहा है, इसीलिए इसने अपने पास नियाबत खुदाई और
दिने इलाही, जिले इलाही का टाइटल अपने आप को लिया था। क्लियर, दैट इज नियाबत खुदाई और जिले इलाही, मतलब अपने आप को शैडो ऑफ द गॉड कह रहा है, भगवान की छाया कह रहा है। क्लियर, और इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को भी फॉलो किया है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वो पॉलिसी है कि अगर आपको लोहा लेना है दुश्मन से, यानी कि जीतना है, तो आपको खून बहाना पड़ेगा। तो वो फॉलो किसने करी थी? आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी ने भी फॉलो करी थी। क्लियर, सिकंदर लोदी के बारे में बात करेंगे। इसने आगरा का शहर बनाया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसने लैंड को मापने वाला यंत्र दैट इज गजे सिकंदरी के बारे में भी बात करी थी इसने। दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सा जो रिसर्च स्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंटार्कटिक में आपका देखने को मिलता है? यस, बता सकते हैं आप लोग। अंटार्कटिक में यहां पे हमारा कौन सा रिसर्च स्टेशन देखने को हमें मिलता है? एंड दैट इज द दक्षिण गंगोत्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण गंगोत्री इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण गंगोत्री की बारे में बात करता हूं, भारती की बात करूं, मैत्री की बात करूं, तो दीज 3 आर द रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिक बाय द इंडिया। क्लियर, अगर उसने पूछा आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में कौन सा है, तो दैट वाज हिमाद्री। क्लियर, एक्चुअली ये आपकी पूरे के पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, तो वहां पे रिसर्च कोई ना कोई चलती रहती है, उसके बारे में यहां से हमें पता लगता है। और हमारे इंडिया में एक सेंटर है दैट इज द नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च। पोलर ओशन रिसर्च ये हमारा नेशनल सेंटर है और इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? गोवा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, ये आपके गोवा के अंतर्गत सेंटर तो है ही है, और प्लस ये वाली सब चीजें आपको मैंने बता दी। और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? तो दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण गंगोत्री। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा जो चीज है वो फूड चेन का पार्ट बनता है? फूड चेन का मतलब है एक व्यक्ति दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तीसरा चौथे को खाएगा। क्लियर, प्रोड्यूसर्स हैं और कंजम्पशन वाले कंज्यूमर्स हैं, तो वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर तक आपके हो सकते हैं। फूड चेन में हमेशा जब भी एक व्यक्ति दूसरे को खाएगा, व्यक्ति की बात नहीं है भाई, व्यक्ति भी खाते हैं वैसे, तो कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, हमेशा 10% एनर्जी जो है आपका फ्लो होगा। ये 10% एनर्जी का प्रोसेस हमें किसने बताया था? ये लॉ के बारे में बताया था, लिंडमैन ने हमें बताया था। तो यहां पे सीधी की सीधी जो है आपकी फूड चेन कौन सी है? ग्रास, व्हीट, मैंगो, गोट, क्रो, एलिफेंट, ग्रास, गोट, ह्यूमन, ग्रास। ये ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगी। गोट को कौन खा लेगा? ह्यूमन खा लेगा। सो दिस इज द फूड चेन का प्रोसेस। क्लियर, और इस फूड चेन में हमेशा 10% एनर्जी जो है आपकी ट्रांसफर होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे बता देता हूं, पेपर में जनरली सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। एनर्जी पिरामिड क्वेश्चन पूछा जाता है। एनर्जी पिरामिड जो है वो कौन सी शेप का देखने को मिलता है? एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ऑलवेज अपराइट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो ये इस तरीके से होता है। और हमेशा यहां पे जब एनर्जी जाती है तो 10% एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी बताइए बताइए बताइए। पोलियो वैक्सीन जो है उसकी डेवलपमेंट में कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है? पोलियो जो है पोलियो वायरस द्वारा फैलती है, और पोलियो वैक्सीन के बारे में हमें बताया था जॉन साक ने बताया था, दैट वाज साक वैक्सीन के बारे में हमें बात होती है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, साक वैक्सीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, ये याद रखने वाला पार्ट है। पोलियो वैक्सीन, साक वैक्सीन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिएशन ऑफ। यस, बताइए फटाफट। जो खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करी गई थी वो किसके अगेंस्ट लॉन्च करी गई थी? बता सकते हैं आप लोग, किसके अगेंस्ट लॉन्च करी गई थी? खिलाफत मूवमेंट 1919 में लॉन्च करी गई थी
अंग्रेजों के अगेंस्ट। मोहम्मद अली और शौकत अली दो ब्रदर हैं, अली ब्रदर्स, इन्होंने स्टार्ट करी गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, जो टर्की के सुल्तान थे वो क्या थे, कैलिफ, खलीफा जिसे हम कहते हैं, वो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के। अब रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के और उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया था। जब उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया था तो ऑब्वियसली बात है कि ये मुस्लिम जो हैं भड़केंगे, अंग्रेजों के अगेंस्ट भड़केंगे, और ये सब चीजें इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि किसके अगेंस्ट ये बात करी गई थी, तो दिस इज द ह्यूमिलिएशन ऑफ द टर्किश कैलिफ। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। आगा खान was the first president of मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे ये। मुस्लिम लीग बनी कब थी आपकी, 1906 में। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका ने इसको बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने टू नेशन थियरी के बारे में बात करी थी 1939 में। अबुल कलाम आजाद, इट्स नॉट अब्दुल, इट्स अबुल कलाम आजाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये हमारे आजाद देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आजाद भारत के, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबुल कलाम आजाद जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अबुल कलाम आजाद जी ने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था अल हिलाल, ये पेपर का नाम है। और एक चीज और याद रख लेना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक भी जो है इन्होंने लिखी थी यहां पे। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर ए। चलिए अगला आंसर बताइए। हाफ नेकेड सैंड जो गांधी जी को बोला था वो किसने बोला था, हाफ नेकेड सैंड। देखिए हाफ नेकेड का मतलब ये है कि सिर्फ धोती पहनी हुई है, शर्ट नहीं पहनी हुई। तो ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि गांधी जी ने सिर्फ धोती पहनी थी, शर्ट पहननी बंद करी थी, कौन सी जगह से, ये कौन सी जगह से पहननी बंद करी थी, मदुरई से। जाने के मदुरई जो है एक आपका शहर है तमिलनाडु में, मदुरई पांड्यास की एक कैपिटल भी थी, मदुरई सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। और इस जगह के ऊपर गांधी जी ने जो है शर्ट पहननी बंद कर दी थी इसके बाद से। अब ये हाफ नेकेड स्टैंड किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। एक विंस्टन चर्चिल और जो है गांधी जी का एक जो है मतलब सामना कब होता है, जब भारत देश में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में आता है और ये कहता गया है कि हाँ हम जो ये कहता क्या है, हम आप लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे डोमिनियन स्टेटस देंगे, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, लेकिन सब कुछ मिलेगा कब, जब देश आजाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर हम जीत जाएंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। ये आगे की डेट का चेक दे दिया गया है जो बैंक खुद लड़खड़ा रहा है। ये पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने बोला था, गांधी जी ने, और क्रिप्स मिशन भेजा किसने था, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। माउंटबेटन, माउंटबेटन जो है लास्ट गवर्नर जनरल है। और प्लस एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 3 जून का प्लान, 3 जून 1947, इसके अकॉर्डिंग हम आजाद हो जाएंगे 15 अगस्त 1947 को। माउंटबेटन प्लान को हम और क्या कहते हैं, डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड वेवल 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने करी थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखें। लॉर्ड लिंथिगो अगस्त ऑफर आया था आपका, दैट इज इन द 1940 अगस्त ऑफर, जहां पे अंग्रेजों ने पहली बार हमारी बात एक्सेप्ट करी थी कि हाँ हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, संविधान बना के देंगे। तो यहां पे पहली बार बात हुई थी। लॉर्ड लिंथिगो उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सॉन्ग जो है ये इसके लेखक का नाम कौन सा है, सॉन्ग का नाम क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना किसने लिखा है। तो दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय मोहम्मद इकबाल जी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद इकबाल इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। राम प्रसाद बिस्मिल, एक याद होगा आपको और कौन सा गाना था, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सॉन्ग जो है ये लिखा किसने था, बिस्मिल अजीमाबादी ने, बिस्मिल अजीमाबादी ने ये लिखा था, क्लियर। लेकिन इसको गुनगुनाते कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे।
और इन्होंने प्रचलित किया था ये गाना। क्लियर? अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, काकोरी की ट्रेन लूटी थी 9 अगस्त 1925 को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 4 लोगों को पकड़ के जो है इनको क्या किया गया था, दैट वाज जो है क्या किया गया था, इनको फांसी दी गई थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में पहला मुस्लिम जिनको फांसी मिली है एंड दैट वाज द अशफाक उल्लाह खान। फर्स्ट मुस्लिम जिनको फांसी दी गई है, और आपके मतलब इंडिया की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? और इंडिया की हिस्ट्री में जहां खुद वो जो है फांसी के ऊपर चढ़े हैं एंड दैट पर्सन इज द अशफाक उल्लाह खान। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने वाला पॉइंट है आपका। और एक चीज आपको और बताता हूं, और कुछ नहीं बताना आपको, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर। ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था। 10% लॉ जो किसने बताया था हमें? लिंडमैन ने बताया था। ऐसे ही पेपर में आ जाते हैं, तभी मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लिया करो। एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों को। चलिए जी क्वेश्चन देखिए। 10% लॉ इज रिलेटेड विद, 10% लॉ जो है वो किसके साथ संबंधित है इनमें से? तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर। एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल की ऊपर जाना, तो दैट इज द 10% लॉ का कॉन्सेप्ट। क्लियर? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ये मैंने आपको बताया था ना, 10,000 एनर्जी है, यहां पे 1000 होगी, यहां पे 100 होगी, यहां पे 10 होगी। तो इस तरीके से एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है? वाटर गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण देखने को मिलता है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडस्ट्री वगैरह में वगैरह यूज की जाती है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सार्क? सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है? साउथ एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके हेडक्वार्टर कहां पे? काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कैपिटल में देखने को मिलते हैं। सार्क बनाने की जो बात करी गई थी 1985 में, वो ढाका से बनी गई थी, लेकिन इसके हेडक्वार्टर काठमांडू में रखे गए थे। और इसके जो 8 मेंबर हैं, एमबीबीएस पेन एक वर्ड है, इसको याद रखना है आपको। क्लियर? दैट इज द मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो ये 8 कंट्रीज देखने को हमें मिलती हैं। तो इन 8 कंट्रीज में कौन सा मेंबर नहीं है? म्यांमार जो है इसका मेंबर नहीं है, बाकी मेंबर देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, म्यांमार इज नॉट द पार्ट। ये बाद में बताएंगे आप लोगों को, कुछ और क्वेश्चंस आएंगे ना इसी तरीके के, फिर उसमें बताऊंगा आपको। द फेमस पोर्ट सिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पल्लव, पल्लव वंश के टाइम पे जो है आपकी ये कौन सी सबसे फेमस जो है पोर्ट सिटी देखने को मिलती थी? यस बता सकते हैं आप लोग? यस, देखिए नंबर 1 कृष्णापट्टनम की अगर मैं बात करता हूं, कृष्णापट्टनम कृष्णदेवराया जी ने बनाया है। कृष्णदेवराया जो कि आपके संगम, सॉरी नॉट संगम, दैट इज रिलेटेड विद द विजयनगर इंपायर, विजयनगर इंपायर के साथ संबंधित हैं ये। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? कृष्णदेवराया, कृष्णदेवराया के टाइम पे अष्ट दिग्गज भी रहते थे। अष्ट दिग्गज का मतलब क्या है? यहां पे 8 कवि हैं। क्लियर? ये याद रखने वाला पार्ट है। मोटुपल्ली, मोटुपल्ली मार्को पोलो हिस्ट्री में आया था, मार्को पोलो मोटुपल्ली गया था, याद रखना। पल्लव की महाबलीपुरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपका 7 पगोड़ा देखने को मिलता है। 7 पगोड़ा जहां पे आपके 5 मोनोलिथिक रॉक पिलर हैं, मतलब 5 हॉर्सेस हैं, और ये क्या हैं? सारे के सारे मोनोलिथिक रथ बनाए गए हैं। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि एक ही पत्थर से निकाले गए हैं वो चीजें,
तो दैट इज द 7 पगोड़ा। 7 जो हैं घोड़े देखने को मिलते हैं, 5 रथ हैं उसके ऊपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? 7 हॉर्सेस हैं और 5 रथ हैं। 7 हॉर्सेस हैं और 5 रथ देखने को मिलते हैं, मोनोलिथिक रॉक पिलर हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पल्लव वंश की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कांची। कांची इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये अचलापुरम जो है एक टेंपल है तमिलनाडु में। यहां पे चीफ गॉड कौन है? शिव भगवान। खास करके मैंने देखा है, आपने सुना भी होगा, साउथ के अंतर्गत जो जितने भी मंदिर हैं मैक्सिमम शिव भगवान के साथ संबंधित हैं, याद रखना। चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि डक्टलेस है? डक्टलेस का मतलब क्या होता है? उसमें नली नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी उससे निकलेगा वो सीधा का सीधा कहां पे जाएगा? ब्लड में। वो सीधा का सीधा किस में जाएगा? ब्लड में जाएगा। डक्टलेस ग्लैंड्स। और वो कौन सी होती हैं? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन, अंतस्त्रावी जिसे हम कहते हैं। और इनमें से वो कौन सी है? दैट इज आर द डक्टलेस। डक्टलेस इनमें से कौन सी है? यस बता सकते हैं आप लोग। इनमें से एक ही ग्लैंड है, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम और क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से, क्योंकि जितने भी दूसरी ग्लैंड्स हैं या हार्मोन्स हैं वो यहां से एक्टिवेट होते हैं, याद रखना। सलाइवरी ग्लैंड में एक याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है यहां पे होती है चीक्स के ऊपर। अगर इसकी सूजन हो जाए, सूज जाए, क्लियर, तो उससे क्या होता है? मम्स, मम्स हो सकता है, ये याद रखना। लीवर के बारे में बात करता हूं, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है ये, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। लीवर के पास मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। मैक्सिमम रीजनरेशन का मतलब ये है कि अगर वो खराब हो जाए तो दोबारा से बनने की शक्ति उसके पास है। यूरिया जो है यहां पे बनता है आपका, ग्लाइकोजन जो है आपका यहां पे स्टोर होता है लीवर में, तो ये याद रखने वाला पार्ट है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए, पिट्यूटरी इज द इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताइए। ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं, इनका इनके साथ संबंधित क्या है ये आपको बताना है। फटाफट बताइए आप लोग क्या इसका आंसर बनेगा। देखिए जी, आइसो हेल, आइसो मतलब सेम, हेल मतलब सनशाइन, इक्वल सनशाइन, तो ये बनेगा तीसरा पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? आइसो हाइट, आइसो हाइट का मतलब, आइसो का मतलब हो गया आपका सेम, हाइट का मतलब हो गया रेनफॉल, तो ये बनेगा 1 ऑप्शन। जस्ट ए सेकेंड, आप आंसर बताइए तब तक। आइसो नेफ, नेफ क्या होता है? क्लाउड कवर, ये बनेगा चौथा पॉइंट। निफ क्या होता है? बर्फ, स्नोफॉल, ये बनेगा दूसरा पॉइंट। 3 1 4 2 बनेगा करेक्ट आंसर, तो ये बनेगा सी ऑप्शन। 3 1 4 2 इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर सी, 3 1 4 2 इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि जो कोल रिजर्व हैं आपके गोंदवाना पीरियड के, तो वो किस रिवर के ऊपर मिलते हैं। पहली बात तो मैं आपको वैसे भी बता दूं, कोल रिजर्व जो है हमारे इंडिया में मेनली झारखंड वगैरह एरियाज में देखने को मिलते हैं। झारखंड में आपकी एक सिटी है, दैट इज धनबाद। धनबाद एक सिटी है झारखंड में, धनबाद। और धनबाद को हम और क्या कहते हैं? द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल। क्लियर? एक चीज आपको और बता देता हूं, कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? कोलकाता में देखने को मिलते हैं। और कोल रिजर्व गोंदवाना पीरियड के दामोदर रिवर वैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। एंड दामोदर रिवर जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में चलती है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखने वाला पार्ट है जी। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। झरिया कोल माइंस आपको पता होगा, झरिया कोल माइंस कहां पे है? झारखंड में देखने को मिलती हैं। रानीगंज कोल माइन कहां पे देखने को मिलती है? दैट इज इन द वेस्ट बंगाल। ये याद रखना, पेपर में आएंगे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये सीधे के सीधे नाम पूछे जाते हैं, ये माइंस कहां पे हैं, वो माइंस कहां पे हैं। तो आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। सो हियर इज द यहां पे झारखंड वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी ने पहला नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कहां पे स्टार्ट किया था? यस, गांधी जी ने पहला नॉन वायलेंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ट्रांसवाल में स्टार्ट किया था। दैट इज इन द 1906 में इन्होंने सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में, और जिसके कारण 1908 में इनको जेल भी हुई थी। तो दैट इज इन द साउथ अफ्रीका। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका इज द राइट वन। आंसर नंबर बी जी।
आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। बुद्ध भगवान को इनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान, निर्वाण प्राप्ति कब हुई थी? निर्वाण प्राप्ति हुई थी उनको कहां पे? बोध गया में। किस ट्री के नीचे? बोधि ट्री, यानी कि पीपल ट्री के नीचे। क्लियर? वहां पे 49th डे के ऊपर इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। जब इन्होंने आसपास देखा कि हां मुझे निर्वाण प्राप्ति हो गया, तो साक्षी किसको माना? तो अर्थ को साक्षी मान के इन्होंने क्या किया था? निर्वाण प्राप्ति मुझे हो गई है। तो जब ये बैठे बैठे ऐसे धरती के ऊपर हाथ लगाते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना कि इस तरीके से हाथ लगाते हैं, ऐसी मुद्रा को कई बार पिक्चर आ जाता, क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो ऐसे हाथ लगाते हैं, जब कभी आप पिक्चर देखेंगे कहीं पे भी, अगर इस तरीके से हाथ लगाते हैं धरती के ऊपर, दैट मुद्रा इज कॉल्ड, दैट इज धरती स्पर्श मुद्रा। स्पर्श मुद्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोध गया बिहार में। राजगीर कौन सी जगह है? राजगीर इज द कैपिटल ऑफ हरण्यका वंश। हरण्यका वंश की कैपिटल थी। और राजगीर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पे, अजातशत्रु में। सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया था, पहला इन्होंने जो है बात करी थी, डेट उपदेश इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, 8 फोल्ड पाथवे को अपनाना, उसको हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। आंसर नंबर बी, बोध गया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी। बहुत बढ़िया, अगर आप बोध गया से बिलोंग करते हैं, अच्छी बात है। चलिए जी अगला बताइए। टोडास आर द ट्राइबल पीपल ऑफ विच स्टेट? टोडास जो हैं वो कौन सी स्टेट के हैं? कर्नाटका में कोदागास देखने को मिलते हैं हमें, ये याद कर लेना पेपर में, जो मैं इंपॉर्टेंट ही आपको मैं बताऊंगा। आंध्र में बिल, चेंचू, और तमिलनाडु में होते हैं टोडास। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? महाराष्ट्र में बैगा, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो मैं इसमें लिख रहा हूं, बैगा, चेंचू, बिल, कोदागास वगैरह। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तमिलनाडु में डांस फॉर्म है भारतनाट्यम, क्लासिकल डांस है। कर्नाटक में जक्षगन, फोक डांस देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है हमारा। महाराष्ट्र में लावनी, जो कि फोक डांस है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु इज द राइट वन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कथन बताना है आप लोगों को कि कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट वन? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर माना जाता है? नंबर 1, नो फॉर्मल इंपीचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी फॉर्मल जो है इंपीचमेंट नहीं चाहिए। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? बिल्कुल कोई फॉर्मल इंपीचमेंट की जरूरत नहीं है। और इसमें तो सीधा का सीधा राज्यसभा से बिल उठेगा और उसके बाद लोकसभा में पास होगा और उसको बाद हटा दिया जाएगा। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज रेफर टू द इलेक्शन कमीशन। ये पॉइंट आपका गलत है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का इलेक्शन हमेशा कहां पे देखने को मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में इसके डिसीजंस लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला आंसर बताइए। इसको आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है जी, बताइए फटाफट। ये मैंने आपको बता ही दिया था, संथाल रिवोल्ट हमने पढ़ा था, झारखंड में बनेगा। भिल मैंने आपको बताया था, वैसे तो चलो छोड़ो इसमें, अगर नहीं पता कोई बात नहीं। टोडास किस में बताया था मैंने आपको? टोडास बताया था तमिलनाडु। अभी जारावास जो होते हैं ये अंडमान निकोबार में होते हैं, ये बनेगा 4, 3, 4, 1, 2 बनेगा इसका करेक्ट। ये तो सिंपल था क्वेश्चन, क्योंकि हमने पढ़ा था आज ही, संथाल रिवोल्ट पढ़ा था, टोडास के बारे में पढ़ा था। 3, 4, 1, 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी, 3, 4, 1, 2। इसमें तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था,
वो 284 मेंबर्स द्वारा साइन कर दिया गया था। कौन सी डेट को? जो हैंड रिटन आपका संविधान था वो 24 जनवरी 1950 को हमने साइन कर दिया था और लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमने पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था। लेकिन साइन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी 24 ऑफ जैन 1950 को हमने साइन किया था। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जी। चलिए जी, क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसमें क्या क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की अगर मैं बात करता हूं तो ये हुआ था आपका 19 ऑफ जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपए थी आपकी। नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई की बात करते हैं। पहले इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था और एसबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1955 1 जुलाई को। क्लियर, ये याद रखना। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में किया गया था। और एलआईसी कब बनाया गया था? दैट इज इन द 1956। तो अब देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा लगा दो फटाफट, क्या बनेगा? सो पहला बनेगा ये 49 वाला, यानी कि तीसरा ऑप्शन। फिर बनेगा आपका 55 2, फिर 56 4 और 1969 3 2 4 1। तो यही आपका आंसर बनेगा ए। सो ए इज द करेक्ट वन। समझ आया जी? ए 3 2 4 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए। चलिए, मिड डे मील स्कीम जो है ये लॉन्च कब करी गई थी? मिड डे मील स्कीम में एक्चुअली बात क्या करी गई थी कि बच्चों का एजुकेशन को भी बढ़ाना है, प्लस उनके न्यूट्रिशन को भी बढ़ाना है, प्रोटीन लेवल को बढ़ाना है। तो इसीलिए मिड डे मील लॉन्च करी गई थी। मिड डे मील अगर मैं बात करूं जो हमने स्टार्ट करी थी, दैट इज ऑन द 15 अगस्त 1995 को पूरे इंडिया लेवल के ऊपर। लेकिन 95 से पहले ही मिड डे मील स्कीम जो लॉन्च करी गई थी वो तमिलनाडु में लॉन्च कर दी गई थी बहुत सबसे पहले। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? यस, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, सेंटर द्वारा स्कीम दी गई है 15 अगस्त 1955 को। 55 नहीं, डैट इज द 55 नहीं कह रहा मैं, डैट इज 55 नहीं, 95। अगला क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द बाराक वैली? बाराक वैली की जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है यहां पे वो कौन सी है? बाराक वैली कहां पे है? दैट इज इन द असम में। क्लियर हो गया जी? बिल्कुल यार, सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा ये। बाराक वैली की इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है असम में है, ये जूट के साथ संबंधित है। और जूट के लिए रेवोल्यूशन कौन सा हुआ था? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जूट इज द करेक्ट आंसर। और जूट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। क्लियर? और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश में। चलिए अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन याद कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉप्स के नाम है और क्रॉप्स किसके साथ संबंधित हैं। ये क्वेश्चन है आपका जी। तो इनमें संबंधित क्रॉप्स बतानी है आपको कि कौन सा जो है आपका करेक्टली मैच है। केरला दैट इज रिलेटेड विद द टेपियोका। टेपियोका, क्लियर जी? टेपियोका जो है वो आपकी केरला में ना होके तमिलनाडु में मेन क्रॉप देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। महाराष्ट्र में कॉटन देखने को मिलती है, गुजरात में ग्राउंडनट देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में जूट देखने को हमें मिलता है। तो सही पूछा था, तो दूसरा तीसरा चौथा इसका राइट आंसर बनेगा और पहला ऑप्शन आपका गलत है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इको फ्रेंडली जो होती हैं फसलें जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं वो कौन सी हैं? इको फ्रेंडली में बात क्या होती है कि जिसमें नेचर को भी, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नेचर को भी देख के सब चीजें तैयार करी जाती हैं। एंड दैट इज, व्हाट इज दिस? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली, दैट इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारे देश में सबसे पहली जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो कौन सी रही है? दैट इज द आपकी सिक्किम।
फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें ऐसे ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करी जाती है, पहले ये पैच फिर ये पैच फिर ये पैच ऐसे उगाया जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। सो दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होती है कम्युनिकेशन में आपको मदद करती है, मतलब तैयार करने में मदद करती है। तो कम्युनिकेशन में मदद करती है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके ऊपर वर्क करती है? ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला क्वेश्चन है ये आपका। और ये वर्क करती है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के ऊपर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कोई चीज शाइन करेगी, कोई भी चीज शाइन करेगी, चमकेगी, तो हमेशा उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करी जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपका, जैसे हीरा, डायमंड चमकता है, डायमंड चमकता है, जो हीरा है वो चमकता है, उसका रीजन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आती है, ये याद रखना। क्लियर, नंबर 1। दूसरी की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे हीरा चमकता है, नंबर 1 हो गया आपका। और रेनबो की बात करें, जो आपका इंद्रधनुष जिसे हम कहते हैं, वो चमकता है, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आती है, ये याद रखना। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे। Under the WTO, the agriculture subsidies which causes the minimal or the no distortion to trade are put under which box? ये कुछ बॉक्सेस के नाम हैं, WTO के अंतर्गत आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सी ऐसी सब्सिडी दी जाती है जिसके कारण हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, नो डिस्टॉर्शन, यानी कि ट्रेड के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती, एंड दैट इज द ग्रीन बॉक्स। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर, ग्रीन बॉक्स इज द करेक्ट वन। समझ आया आप लोगों को जी? क्लियर। अगर मैं बात करता हूं ब्लू बॉक्स की, ब्लू बॉक्स में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आप क्या कर देते हैं, लिमिट, यानी कि जब लिमिट कर दिया तो आपने इसमें कोटा फिक्स कर देते हैं कि आप इतना ही आप सेल परचेज कर सकते हैं, या उसके ऊपर बात कर देंगे कि हाँ आप इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे। एम्बर बॉक्स में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे डोमेस्टिक, जो विद इन द कंट्री डिस्टॉर्शन लगाए जाते हैं, टैक्सेस वगैरह लगा के कोई भी चीज मॉनेटरी टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। यस जी जी। अगर आप सब्सिडी दे दे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं विद इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, पंजाब कोई और दे रहा है, बिहार कोई और दे रहा है, उड़ीसा कोई और दे रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर वो वर्ल्ड मार्केट में बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग दामों के ऊपर चीज जा रही है, तो इसके ऊपर इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा, एंड दैट इज द आपका एम्बर बॉक्स। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रेड बॉक्स में होता है कि जो भी सब्सिडी आपने दी है उसको भूल जाओ। क्लियर। ग्रीन बॉक्स परमिटेड सब्सिडीज है, इसको देनी चाहिए, एक आपका नुकसान नहीं है। एम्बर बॉक्स जो है इसको रिड्यूस करना चाहिए ताकि आपका बैलेंस जो है आपका प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि यहां पे क्या होता है प्रॉपर तरीके से एम्बर बॉक्स में कि आप डोमेस्टिकली हेल्प करते रहते हैं, आप विद इन द स्टेट या कंट्री को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो संबंधित है आपका किसके साथ, एस्टिमेट के साथ। एस्टिमेट्स के साथ कौन सा आर्टिकल आपका संबंधित है, एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 113। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 113 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 110 के बारे में बात करते हैं तो ये मनी बिल के बारे में बात आती है, धन विधेयक बिल के बारे में यहां पे बात करी जाती है। मनी बिल जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, मनी बिल के पास पूरी शक्ति जो होती है वो लोकसभा की होती है। एक बिल को मनी बिल तब कहा जाता है जब स्पीकर की उसके ऊपर साइन हो जाए, 14 दिन के अंतर्गत पास करना इसको जरूरी होता है, ये याद रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? 111 नंबर आर्टिकल में वो होता है जब बिल्स के ऊपर हाँ हो जाए, एसेंट टू द बिल्स, तो दैट इज कॉल्ड 111। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 114 क्या होता है, एप्रोप्रिएशन, जब प्रॉपर तरीके से बजट वगैरह बना के उसको एप्रोप्रिएट तरीके से आपको पेश किया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल, दैट इज द
114, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, 113 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 113 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द एस्टिमेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ जी। इंसेक्टिसाइड जो है आपका वो किस चीज के लिए आपके कंसीडर करी जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिसाइड ऑब्वियसली बात है इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसमें जो कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है व्हाइल यूजिंग द इंसेक्टिसाइड? चॉइस ऑफ द इंसेक्टिसाइड, एफिशिएंसी, डोज या कलर? जो हमेशा यूज करी जाती है डोज। आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेचर में नुकसान ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। और अगर कम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितनी आप डोज यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट नजर आएगा। तो हमेशा हमें इंसेक्टिसाइड यूज करने के लिए तो उसका डोज का इस्तेमाल करना, मतलब ध्यान रखना जरूरी होता है। तभी हर इंसेक्टिसाइड के ऊपर वार्निंग का निशान होता है, द फायर विल कॉज द टॉक्सिक फ्यूम्स। चलिए अगला आंसर बताइए। भोपाल गैस ट्रेजेडी डिजास्टर हुआ था यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री में, भोपाल यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री में हुआ था। क्लियर, दैट इज इन द 1984। अब बात यह है कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके साथ संबंधित है इनमें से? तो दैट इज रिलेटेड विद द मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे क्वेश्चन ध्यान से समझना है। यहां पे क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जितनी भी गैसेस ऐसे जो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट कर दें वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। क्लियर, और वो गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 6 ग्रीन हाउस गैसेस को जो है आपका स्टेटस दिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, मीथेन हो गया एंड नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये वाले। लेकिन अगर बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाली इन 6 के अलावा कौन कौन है? इंफ्रारेड रेज भी आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, कार्बन वाटर वेपर, क्लियर, और ओजोन ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दैट इज जोसेफ फ्यूरियर ने इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था। एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था 66-67 में देखने को मिला था। विलियम गैड जो हैं आपके फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के, विलियम गैड जो हैं जिन्होंने टर्म हमें बताई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन की टर्म हमें बताई थी। अदरवाइज आपको मैं बता दूं नॉर्मन बरलॉग जो है वो ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को हमें मिलते हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो आपको देखने को हमें मिल रही है यहां पे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन कौन सा जो है आपका स्क्रैप ऑफ किया था एलजीबीटी कम्युनिटी को, मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी के फेवर में कौन सा सेक्शन जो है आपका जो है वो किया था, दैट इज खत्म किया था? जी बिल्कुल सही, 377 इन्होंने स्क्रैप ऑफ किया था। और इसके अंतर्गत ये बात थी कि अगर सेम सेक्स या नेचर के अगेंस्ट जो नेचर का जो भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप कुछ जाके ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तो आपको इंप्रिजनमेंट मिलती थी, सजा मिलती थी 10 साल की। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए इस सेक्शन को जो है आपका खत्म कर दिया गया है, सेक्शन 377। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो ट्राइबल पीपल हैं आपके दैट इज द अंडमान निकोबार के, वो कौन सी रेस के देखने को आपको मिलते हैं? यस बता सकते हैं आप लोग जी। अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो जनजातियां हैं वो निग्रिटिक रेस की देखने को मिलती हैं। पहली बात तो निग्रिटिक रेस जो है आपकी कहां पे देखने को मिलती है? मेनली अंडमान में, जिसमें अंडेमानीज आते हैं, जरावाज आते हैं, ओंग आते हैं, क्लियर, और कौन से हैं? सेंटिलेनीज जो है ये आपके निग्रिटिक रेस देखने को आपको मिलते हैं मेनली। और ये आपको मैं बता दूं मोंगलॉयड रेस देखने को मिलती है हमें कहां पे? निकोबार में। मोंगलॉयड रेस हमें निकोबार में देखने को मिलती है। और निकोबार में मोंगलॉयड रेस में 2 हैं आपके, वो 2 कौन से हैं? एक तो है आपके मोंगलॉयड में दैट इज द निकोबारीज नंबर 1,
और एक है आपके शॉम्पेन, जो देखने को मिलते हैं मेनली निकोबार में। सो वो मंगोलॉइड हैं। तो लेकिन यहां पे मेनली पॉपुलेशन जो है वो किसके साथ बिलोंग करती है, निग्रिटिक रेस देखने को हमें मिलती है, निग्रॉइड। तो अदरवाइज लेकिन दोनों आपको देखने को मिलते हैं कहां पे, दैट इज इन द अंडमान निकोबार में। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए। Which is a tool of the executive control to enforce administration accountability। देखिए सीधी सी बात यह है, अगर आप अकाउंटेबिलिटी शो करना चाहते हैं या अकाउंटेबिलिटी शो होगी तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में कैसे होगी। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि कार्यपालिका के पास कंट्रोल है, क्लियर। कार्यपालिका जो चीजें लागू करेगी, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपका कंट्रोल होगा उसकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल से। पॉइंट क्लियर हो गया जी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि अगर बात की जाए ये जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट, पीसीएस एस्पिरेंट जो भी जॉब लेते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम उनको अपॉइंट करते हैं, उनको रिमूव भी किया जाता है, तो वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। प्रेशर ग्रुप्स की बात करूं तो एक जैसे आप लोग हो, आप स्टूडेंट्स हो, तो आप एक प्रेशर ग्रुप में आते हो, पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप जिसे हम कहते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल में या कॉलेजेस में देखने को आपको मिलती है स्टूडेंट यूनियन वगैरह होती है, ठीक है, या किसान यूनियन वगैरह, वो एक प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले करते हैं। ट्रेड ग्रुप जो ट्रेड यूनियन होती है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि ये सरकार के ऊपर जो है दबाव डालती है। अगर सरकार इनके अगेंस्ट कोई पॉलिसीज लगा दे तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करती है, प्रेशर ग्रुप के तरह काम करती है और उसकी पॉलिसीज जो है चेंज हो जाती है, सरकार मजबूर हो जाती है इनकी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और रिट जो होती है, ये रिट हमेशा फंडामेंटल राइट्स के लिए होती है आपकी। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM 10, जो पर्टिकुलेट मैटर 10 है वो हम एक्सेल्ड आउट कर देते हैं फ्रॉम द पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, इज ऑफन फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। जो PM 10 है वो हमेशा आपका जो है ये दैट इज फिल्टर्ड आउट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, कब, कहां से, कफिंग से, स्नीजिंग से, या दोनों से, या यूरिनेशन से। हमेशा पर्टिकुलेट मैटर जो होता है कफिंग से और स्नीजिंग से जो है आपका फिल्टर्ड आउट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कफिंग एंड द स्नीजिंग। जाने के जब खांसी करते हैं या छींक मारते हैं तो पर्टिकुलेट मैटर 10 जो है आपकी बॉडी से ये प्रॉपर तरीके से निकल जाता है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो PM 2.5 होता है, जो कि बहुत ज्यादा माइक्रोन पार्टिकल्स होते हैं, वो आपका दिक्कत करता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जी। इनमें से कौन सा ऐसा समाचार पेपर है या न्यूज़पेपर है वो दैट इज नॉट रिलेटेड विद द मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के साथ कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है। लीडरशिप मदन मोहन मालवीय जी का है, कामरेड जो है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली का है, क्लियर, और अबुद्ध इनका है, हिंदुस्तान इनका है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। कॉमरेड जो है मौलाना मोहम्मद अली का देखने को हमें मिलता है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपर हाउस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है देन द लोअर हाउस इन। अगर मैं इंडिया में बात करता हूं, इंडिया में हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें हमारा जो लोअर हाउस होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है राज्यसभा से, ये सबको पता है। तो सेम विद ब्रिटेन, ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट्री है तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। और यूएस में ये देखने को मिलता है, बिल्कुल सही, क्योंकि यूएस में आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को हमें मिलती है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। वहां पे अपर हाउस जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है। दैट इज द आंसर नंबर 4, यूएसए इज द करेक्ट आंसर, यूएस। चलिए अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोटेड एज द रीजन फॉर द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1991 में, उसका रीजन क्या था? जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनको फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया बोला जाता है। और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब उस टाइम पे रीजन क्या था? बिल्कुल हमारे ऊपर डेट, कर्जा बहुत ज्यादा था, जो बाहरी कर्जा था, नंबर वन। दूसरा, हाई लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चल रहा था, यानी कि डॉलर की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गई थी और रुपए की वैल्यू गिर गई थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिली थी, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये गलत हो गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज, ये भी गलत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 क्लियर। आंसर नंबर 1 इज द, नहीं सी कहां से बन गया? सी कहां से हो गया? ए बनेगा। सी क्यों कह रहे हो? सी तो 2 and 4 है ना। हाई लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और हमने बहुत ज्यादा सोना, जो कहते हैं गोल्ड, बहुत ज्यादा गिरवी रखा था। कहां पे? आईएमएफ को गिरवी रखा था और वहां से हमने लोन लिया था, तो इसीलिए एक्सटर्नल डेट जो है हमारा बहुत ज्यादा देखने को मिला था। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है वो किसके साथ संबंधित है? यस, ये किसके साथ संबंधित है? ये किसके साथ संबंधित है? तो दिस इज टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज ऑफ द मंगोज हेयर। क्लियर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मंगोज हेयर के इसको बचाना, इसके हेयर्स को। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दिस इज इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। रेड लिस्ट में इसका नाम है, ये याद रखना। और रेड लिस्ट जो है IUCN द्वारा छापी जाती है, ये हमने बात करी थी अभी। नेचुरल कोलॉइड बताइए कौन सा है? नेचुरल कोलॉइड का मतलब जिसमें सल्यूट और सोल्यूशन सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिलते हैं, सोल्यूशन बनता है। नेचुरल जो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, ब्लड इज ए नेचुरल कोलॉइड और इसमें 7.4 pH वैल्यू होती है इसकी। और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक देखने को हमें मिलता है ब्लड। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। यूरिया हमारी बॉडी में बनता है कहां पे? लीवर में। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंतर्गत बनाया गया था। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। दिस इज द फॉर्मूला जिसमें 46% जो है आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। सोडियम क्लोराइड तो नॉर्मल है, आपका NaCl है। केन शुगर इज द दैट इज शुगर केन। केन शुगर इज द शुगर केन, नॉर्मल शुगर केन, जिसे सुक्रोज कहते हैं। क्लियर। और सुक्रोज बनता है ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रक्टोज इज द फ्रूट शुगर। आंसर नंबर बी। सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? बता सकते हैं? चलो कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे मीठी शुगर कौन सी है? ये अभी हमने डिस्कस किया था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। याद होगा अभी आपके क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, सब्सिडीज वगैरह के बारे में बात करी थी। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, जाने के अगेन बचाने के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। पीस क्लॉज ये कहां पे देखने को हमें मिला है? दिस इज इन द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हमने बात करी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1 जनवरी 1995 को बना था और इसके हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा में। और इसका पहला नाम क्या था? गैट। गैट इज द फर्स्ट नेम। दिस इज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड, दिस इज द नेम। क्लियर। और इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलते हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इनमें से ऑड कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि क्या है इसका। सो ऑड कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा इसमें आएगा। फैसिज्म जो इटली में देखने को मिला था, डिक्टेटरशिप, ये तो आपका बिल्कुल सही है। IBRD लोन प्रोवाइड करता है, ये एक वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है आपकी। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के साथ संबंधित है, ये भी आपका सही है। इंडिविजुअलिज्म मतलब स्टेट कंट्रोल, ये आपका गलत है। इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद, वो राज्य के नियंत्रण में नहीं होता। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी। और स्टेट कंट्रोल का मतलब जो होती है वो सोशलिज्म के ऊपर बात करता है हमेशा।
सोशलिज्म सोसाइटी के ऊपर बात करता है जिसमें स्टेट का कंट्रोल होता है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो आई होप गाइस आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपीपीसीएस की अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे पेड कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वो पेड कोर्सेज जो हैं जस्ट 499 रुपए में आपको मिलेंगे इस कोड को लगा के, VIP 499 कोड को लगा के। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और वो कोर्सेज है हमारे 10,000 एमसी कोर्स और जीएस कोर्स। 10,000 एमसी कोर्स में हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, प्लस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के यूपीपीसीएस के वो भी मैंने करवाए थे और इस साल भी मैं इसमें ऐड करूंगा। और डिफरेंट इंडिया के जितने भी मतलब मेजर एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जीएस कोर्स हमारा एक थ्योरी, एक बेसिक टॉपिक वाइज चीजें अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करी गई है। इन कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको करना क्या है, स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल नीचे जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। जैसे डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, उसमें कोड लगाना VIP 499, तो मात्र 499 रुपए में आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए मेरा कोर्स मिल जाएगा। क्लियर? बाकी आप इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल। यहां पे आप कनेक्ट कीजिए, यहां पे सारे लेक्चर्स, सारे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर मिलती है, लेकिन ये 100% ज्वाइन करना ही करना है क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत बच्चे कनेक्टेड हैं और यहां से आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिलती है। ठीक है? और इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। तो बस आप पढ़ें, तैयारी करें और मेरे पेड कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड को लगा के जस्ट 499 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है? तो पढ़ें, अपनी तैयारी करें, आगे बढ़ें। और भी हमारे बहुत सारी क्लासेस आएंगी इसी तरीके की और डिफरेंट एग्जाम्स की क्लासेस आती रहती हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को बता देना हमारे चैनल के बारे में। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस।